वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ द पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। तो हमने कल पढ़े थे इसके बारे में, इसके वेल्व्स पढ़े थे, कौन कौन सी वेन कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हार्ट के बारे में पढ़ा था, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। चलिए आज कल मैंने आपको हार्ट के वेल्व्स के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी इन्फीरियर वेना केवा होती है उसमें भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि एक बार ब्लड राइट एट्रियम में चला गया तो फिर दोबारा से वो वेना केवा में ना आ जाए, तो इसलिए वेना केवा पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेशियन वेल्व। इसकी स्पेलिंग होती है EUSTACHIAN। इसमें ई साइलेंट होता है, ये वेल्व पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आज हम स्टार्टिंग करेंगे, हम प्रॉपर विद डायग्रामेटिकली जानेंगे कि कैसे कहाँ से क्या ब्लड फ्लो होता है। उससे पहले मैं आपको और कुछ बताती हूँ। ये देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं लबडब। लबडब इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट। जो लबडब होती है वो साउंड होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट करता है। मतलब जो हम हार्ट बीट सुनते हैं अगर हमारी स्टेथोस्कोप से, तो वो लबडब होती है। ठीक है, हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। ये लाइन कहती है जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, तो इसकी जो मसल्स होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट करना, उसका क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, और उसका ही रिलैक्स होना। मतलब पहले तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होना उसमें, फिर रिलैक्सेशन होना। यही चीज़ क्या होती है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। हार्ट की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो उसी को ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायास्टोल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। कार्डिक साइकिल, द हार्ट बीट विच लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड passes थ्रू 3 phases विच कंटिन्यूज अ कार्डियक साइकिल। ये लाइन क्या कहती है कि जो हार्ट बीट है वो मतलब एक हार्ट बीट 0.4 सेकेंड्स के लिए होती है। मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर एक हार्ट बीट पूरी होती है। मतलब एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में हुई और उस 0.8 सेकेंड के अंदर भी 3 फेजेस आते हैं। मतलब 3 पहलू आते हैं, 3 फेज होते हैं कार्डियक साइकिल के। ठीक है, फेज नंबर 1 जॉइंट डायास्टोल। क्या होता है, जॉइंट डायास्टोल। मसल्स ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स हार्ट आर रिलैक्स्ड। जो मसल्स होती है ना हार्ट की, चारों चैम्बर्स की, वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, जो वेना केवा होती है, वेना केवा ब्लड को ले जाती है राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ, राइट एट्रियम में ब्लड को ले जाती है। और वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और कितना टाइम लेती है, 0.4 सेकेंड। फिर मैंने नीचे और करके लिखा हुआ है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और उसे भी 0.4 सेकेंड्स ही लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों को जोड़ दिया तो 0.8 सेकेंड हो गए, नहीं। जो ऊपर वाली एरोस पे हम सब में बात करेंगे वो तो होगी हमारी, क्या चल रही होगी, हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे वाला चल रहा होगा, नीचे वाली एरोस के, तो उसे बोलेंगे हम लोग, वो हो गए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से। क्योंकि जो हमारे अंदर कार्डियक साइकिल होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ हमने देखी। अब देखिए आरटीएल सिस्टोल, जो सेकेंड फेज होता है उसे हम बोलते हैं आरटीएल सिस्टोल। ड्यूरिंग आरटीएल कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, देखिए
जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और कौन कैसा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इसे लगते हैं 0.1 सेकेंड्स। क्या रहता है, बस एक क्या रहता है, ट्राइकस्पिड वेल्व ही तो पास करना रहता है, ठीक है। और करके मैं नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और 0.1 सेकेंड ही इसमें लगती है, ठीक है। ये क्या था, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का था और ये क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे केवल और केवल एक बाइकस्पिड वेल्व ही तो पास करना रहता है, ठीक है। इसमें देखिए इसलिए 0.1 सेकेंड ही लगती है। थर्ड फेज आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास चला जाता है हमारा ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसी चीज़ को लगते हैं 0.3 सेकेंड्स, क्योंकि उसे पहले एक तो सेमिल्यूनर वेल्व्स भी क्रॉसअप करना पड़ते हैं और उसके बाद वो किससे जाते हैं, पल्मोनरी वेन से, किससे जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से जाते हैं, किसके पास, लंग्स के पास जाते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन। अच्छा ये ऑक्सीजनेशन होता क्या है, ये ऑक्सीजनेशन क्या होता है, ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है उस ब्लड को, तो वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है जिसे हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। और नीचे ही लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स पे चला जाता है, जो कि कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें भी कितना टाइम लग रहा है, 0.3 सेकेंड्स लग रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है एंड तक। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ द हार्ट इज नरिश्ड। हमारा हार्ट नरिश कैसे रह जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जैसे हमारा हार्ट है, जैसे माना कि ये तो हमारा हार्ट है ही और इसमें से तो ब्लड का आना जाना रहता ही है, तो ये तो ऑलवेज रिच ही रहेगा। पर नहीं, जिस तरह से किसी टिश्यू को अपने वर्किंग्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड कैरी करता है, तो उसके पास ब्लड आता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ हार्ट पंप करता है तो इसके चैम्बर्स में ब्लड पाया जाता है। ये तो नॉर्मली रहेगा ही हमेशा, पर जो हार्ट की मसल्स हैं ये तो था किसमें, चैम्बर्स में प्रेजेंट, लेकिन हार्ट की मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए ना अपना काम करने के लिए, ब्लड चाहिए, उसमें से ऑक्सीजन चाहिए अपना काम करने के लिए, तो वो चीज़ कहाँ से पाई जाती है, तो इस चीज़ को आप गौर से समझिएगा। द टू कॉरोनरी आर्टरीज, दो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, अराइजेज फ्रॉम द ओर्टा, जो ओर्टा से अराइज होती है। क्या होती है, ओर्टा। ओर्टा क्या होता है, हाँ जो था ना हमारा वो सेमिल्यूनर वेल्व, उससे जो हमारे लेफ्ट साइड में था, तो उससे क्या हो रहा था, ओर्टा अराइज हो रही थी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, वही चीज़ है। कहाँ से कॉरोनरी आर्टरीज कहाँ से अराइज हो रही है, ओर्टा से, एंड पास थ्रू आउट द हार्ट मसल्स, और पूरी मसल्स में, हार्ट की सारी मसल्स में वो कैपिलरीज फॉर्म कर लेती है, अल्टीमेटली फॉर्म्स कैपिलरीज, कैपिलरीज फॉर्म कर लेती है, विच गिव्स रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, जो कि बहुत अच्छी सप्लाई ब्लड का करती है वोल्स, हार्ट की वोल्स को, ठीक है। द कैपिलरी नेटवर्क पोर्स इट्स ब्लड इनटू कोरोनरी वेन्स। ये लाइन क्या कह रही है, जैसे अब हार्ट की मसल्स ने ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, अब वो तो कैपिलरीज में हुआ, कैपिलरी से अब वो किस में फॉर्म हो जाएंगी, कोरोनरी वेन्स में। देखो पहले आर्टरीज थी, फिर कैपिलरीज फॉर्म हुई, और कैपिलरीज के बाद क्या होगा, वेन्स बन जाएंगी। यहाँ पर ही ऑक्सीजन का देना हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना हुआ, ये चीज़ एक्सचेंज ऑफ गैस कैपिलरीज में होती है और वो बाद में वेन्स में बन जाती है।
and now which leads to into coronary sinus and then empties vessel into right atrium। जैसे वेना कैवा होती है वो क्या करती है, वो बॉडी टिश्यूज से क्या लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और राइट एट्रियम में पोर कर देती है। इसी तरह हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन से वो किस में चले जाते हैं, कोरोनरी साइनस, मतलब कोरोनरी वेन्स जो है वो बाद में कोरोनरी साइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो भी कोरोनरी साइनस भी जा करके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का पोर कर देती हैं। देखिए दोबारा समझिए, कोरोनरी आर्टरीज ओल्टा से अराइज होती है क्योंकि ओल्टा है जो पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो वहीं से ही ओल्टा से ही दो कोरोनरीज आर्टरीज होती हैं, वो हार्ट की मसल्स के पास लेके आती हैं। अब वो मसल्स के अंदर वो कैपिलरी फॉर्म कर लेती है मसल्स में जा कर के, जहाँ पर हार्ट जो है अपने वर्किंग्स के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन तो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और वो सब ये एक्सचेंज होने के बाद वो कैपिलरीज किस में फॉर्म कर जाती है, वेन्स में, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर देन वो कोरोनरी वेन्स जो होती हैं वो किस में बदल जाती है, कोरोनरी साइनस में। और जिस तरह से वेना कैवा जो होती है ब्लड का बॉडी टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाके पोर करती है, इसी तरह कोरोनरी साइनस भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का राइट एट्रियम में ला करके ही पोर करते हैं। चलिए अब एक बार हम पढ़ लेते हैं पूरा जो ब्लड का फ्लो है हमारी बॉडी में। देखिए बॉडी टिश्यूज है हमारे, उससे ये जो ब्लू कलर है ना ये शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये मत समझ लेना कि ब्लू कलर है तो मैंने मतलब वेन्स बना दी, नहीं, मतलब ब्लू कलर शो कर रहा है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो बॉडी टिश्यूज है, उससे जाते जाते क्या हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, राइट एट्रियम में आ गया ब्लड। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन अब देखिए ये बॉडी टिश्यू से जो ब्लड राइट एट्रियम में आया, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवल आ रही थी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो था राइट एट्रियम से कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, समझ में आया इतना, आगे चलिए। अब लंग्स से क्या हुआ, यहाँ से अब ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कौन लाया, पल्मोनरी वेन लाई। कैसा ब्लड लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई। ठीक है, आगे चलिए। अब ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा, फिर से बॉडी टिश्यूज के पास आ जाएगा। कौन लाएगा, ऑल्टा लाएगी। कैसा लाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। अब देखिए हमने फिशेज में जो पहली वीडियो में बात की थी तो उसमें क्या था, ब्लड था, हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स पे में गया और लंग्स से डायरेक्ट बॉडी में चला गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी टिश्यू से पहले आया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से गया फिर हार्ट में, और हार्ट से गया फिर बॉडी टिश्यूज में। मतलब वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज से हार्ट में चला गया और फिर लंग्स में, और लंग्स से सीधा बॉडी टिश्यूज में। ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी ब्लड जा रहा है बॉडी टिश्यू से लंग्स वगैरह के पास, बीच में हार्ट का इंटरफेयर आ रहा है। बॉडी से टिश्यू से गया हार्ट में, फिर लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में। तो यही तो है जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है हर जगह ले जाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब ये लंग्स के पास आया, यहाँ से इसका यहाँ आना और यहाँ से यहाँ आना, इस चीज़ को ही हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिर्फ इतने को ही। फिर मतलब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आना, इस इतने सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में ब्लड का आना, और देखिए लंग्स के पास जब ब्लड आया तो वो था पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब बॉडी टिश्यूज के पास आया तो वो था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन अदर। मीन्स कह रहा है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल्स थिकर होती है और वॉल से, हार्ट की वॉल से। ऐसा क्यों? लिखा हुआ है बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड गोज टू होल बॉडी एंड नीड्स मोर प्रेशर। ये लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से ब्लड कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाना रहता है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज के पास जा रहा है, पूरी बॉडी में जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स थिकर नहीं होती हैं। ये इसलिए लिखा है कि ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, तो कभी उसे ज़्यादा प्रेशर से भेजने के लिए क्या बहुत ही पतली वॉल चल जाएगी? नहीं, बहुत ही वॉल को बहुत थिकर होना पड़ेगा। कभी ब्लड के फ्लो से या प्रेशर से वो जो वॉल है वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो क्या होती है? थोड़ी थिक होती है। अब हम बात करेंगे सेप्टा की, जो हमने डायग्राम में नहीं पढ़ा था। देखिए सेप्टा क्या होता है? टू आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये क्या चीज़ कह रहा है? देखिए मैं आपको स्टार्टिंग और पहले लाइंस जो है उन्हें रीड कर लेते हैं, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। टू वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम प्लूरल आर नोन एज सेप्टा। देखिए हमारा हार्ट है, ये देखिए ये हमारा हार्ट है। तो क्या हो रहा है इसमें? ये जो दो एट्रियम है ये सेपरेटेड है एक वॉल से, उसको बोलते हैं राइट का नाम आ रहा एट्रियम, इंटर एट्रिया सेप्टम। इंटर एट्रिया सेप्टम बोला जाता है किसको? जहाँ पर दोनों एट्रियम सेपरेट करती है जो वॉल, उसको बोलते हैं इंटर एट्रिया सेप्टम। और जो दोनों वेंट्रिकल को जो सेपरेट करती है उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब मैंने लिखा था सेप्टम प्लूरल नोन एज सेप्टा, मतलब ये नहीं कि इन सेप्टा का जो प्लूरल है इसी सेप्टम को ही प्लूरल में बोले तो सेप्टा कहलाता है। नहीं, सेप्टम का प्लूरल सेप्टा नहीं होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, दोनों को मिला के अगर मैं ये बात करूँ राइट साइड और लेफ्ट साइड को, जो मैं एट्रियम और वेंट्रिकल की बात ना करूँ और सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करने वाली वॉल की बात करूँ तो उसको सेप्टा बोला जाता है। और अगर एट्रिया और वेंट्रिकुलर में बात करनी है तो हम लोग बात करेंगे इस तरह से, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये देखते हैं। वाई ह्यूमन बींग्स मीन्स मैमल्स रिक्वायर्स डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें डबल सर्कुलेशन की क्या नीड पड़ती है? देखिए रीजंस जानते हैं। हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू फुलफिल देयर एनर्जी नीड। हाई मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसे फुलफिल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए। फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करने के लिए डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। अब ब्लड प्रेशर जानते हैं, हमने आगे पढ़ा था सिस्टोल डायास्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ी थी। तो अब देखिए ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर आता है, जो किससे होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो डेवलप होता है, और उसे मेज़र करें तो वो कितना होता है? वो अबाउट होता है 120 mm ऑफ Hg। mm मीन्स, एक सेकेंड, ये मेज़र होता है किसका? 120 mm ऑफ Hg इज द मेज़र ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर किससे होता है, किसकी वजह से होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और अगर उसके मेज़र की बात करें तो वो होता है अबाउट 120 mm ऑफ Hg। चलिए
अब देखिए डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है और उसकी मेज़र जो वो मेज़र होता है उसका मेज़र होता है अबाउट 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये mm ऑफ Hg इज़ द मेजरिंग यूनिट। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फेग्मोमैनोमीटर। अगर आपने कभी स्फेग्मोमैनोमीटर को देखा है, जैसे हमारा थर्मोमीटर ही होता है, उसमें क्या होता है, मरकरी होती है, इस तरह स्फेग्मोमैनोमीटर जो होता है उसके अंदर मेजरिंग यूनिट जो होती है वो mm ऑफ Hg होती है, इसलिए हम यहाँ पर 120 mm ऑफ Hg 80 mm ऑफ Hg का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक और चीज़ जिसे हम बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए। कार्डिक आउटपुट होता क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड का अमाउंट जो हार्ट पंप करता है पर मिनट, 1 मिनट या 60 सेकंड के अंदर जो हमारा हार्ट ब्लड के जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड है जो पंप करता है हमारा हार्ट 60 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, उसी चीज़ को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। देखिए हार्ट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन बीट 72 टाइम्स पर मिनट। हमने मतलब नॉर्मली हम मान के चलते हैं एवरेजली कि 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट जो है एक नॉर्मल पर्सन का वो हार्ट बीट करता है या पंप करता है। ठीक है, पर एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मली ये रेंज करता है 70 to 75 टाइम्स, पर हम इसे एवरेज 72 टाइम्स मान लेते हैं। अब देखिए एंड पम्प्स आउट अबाउट 70 ml। अब देखिए ये जो है 72 टाइम्स करता है, 70 ml मीन्स मिलीलीटर ml जो ब्लड है पर बीट 72 टाइम्स बीट करता है और एक बीट में 70 ml जो ब्लड है उसको पंप करता है। कितना पंप करता है, 70 ml ब्लड को पंप करता है एक बीट में। तो 10 कार्डिक आउटपुट कितना आएगा, देखो भाई एक बीट में कर रहा था वो 70 ml, तो 72 बीट्स में कितना करेगा, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5040 ml पर मिनट करता है। ठीक है, जो कितने अबाउट हो गया, अगर हम माने तो 5 लीटर के अबाउट हो गया 1 मिनट में, जिसे जो इक्विवेलेंट किसके हो गया, टोटल बॉडी ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5.5 लीटर। तो ये था हमारा कार्डियक आउटपुट। चलिए अब हम, जैसे हमने लास्ट में 2 अमेजिंग बातें पढ़ी थी हार्ट के बारे में, वेन्स की सबसे बड़ी जो होती है सारी या फिर सारी वेन्स आके मिलती है उसे वेना केवा ऑर्टा के बारे में पढ़ा था। इस तरह से हम कुछ और अमेजिंग चीज़ें पढ़ते हैं अभी हार्ट के बारे में। ब्लड फ्लो is lowest in blood capillaries which are smallest blood vessels। जो हमारा ब्लड है वो सबसे लोएस्ट फ्लो करता है, मतलब ब्लड फ्लो इज लोएस्ट, सबसे जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो सबसे कम किस में होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स मानी जाती हैं। ठीक है, वेसा वर्सम इज ब्लड वेसल्स which supplies blood to the blood vessels itself। ये आपको क्या है, ये क्या कह रही है मैं बताती हूँ। जो वेसा वर्सम है ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स है, जैसे हमने पढ़ा था कॉर्नरी आर्टरीज, वो क्या थी, हार्ट को ही ब्लड देती थी, वो तो ब्लड था, वो तो चैम्बर्स में था, लेकिन अब हार्ट के टिश्यूज़ को भी तो अपनी वर्किंग के लिए ब्लड चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी, तो वो कॉरोनरी आर्टरीज थी जो ब्लड ले जाती थी। इसी तरह ब्लड वेसल्स में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब वो हर जगह जा रहा है, पर ब्लड वेसल्स को भी तो खुद को भी तो ब्लड चाहिए होगा ना, वो तो उसके अंदर फ्लो कर रहा है, पर ब्लड वेसल्स के टिश्यूज़ के अंदर भी तो और होनी चाहिए ना, और ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ताकि उन्हें भी ब्लड मिल सके, तो वो होती हैं ब्लड वेसल्स वसा वर्सम्स। ठीक है, जो खुद को ही क्या देती है, वसा वर्सम अपने आप को ही, अपनी ब्लड वेसल्स को ही ब्लड देती हैं, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, द जिराफ्स ब्लड प्रेशर में बी द हाईएस्ट, ये माना जाता है कि जो जिराफ के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एट बर्थ द नंबर ऑफ WBCs इज मोर देन RBCs, जो एट द बर्थ के टाइम पर जो नंबर ऑफ WBCs होती है ना,
वो आरबीसी से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कैपिलरीज पढ़ी, तो देखिए कैपिलरीज आर डिस्कवर्ड बाय मार्केलो मैलजीफी इन 1661। जो कैपिलरीज थी उन्हें 1661 में डिस्कवर किया गया था। और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये देखिए साइंटिस्ट का नाम है मार्सेलो मैलफिजी। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज की क्लास यहीं पर ही ओवर होती है एंड आई होप सो कि आपको सब कुछ प्रॉपरली ठीक से समझ में आया होगा। तो अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे ऑल। अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।